जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। और ये जो वीडियो है लॉरेंस कोलबर्ग का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट और एस्टेट में पूछे गए हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे ना, आप नहीं समझ पाएंगे। और जब आप देख लें वीडियो को तो आप लाइक करें, हमें कमेंट करें। कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन होता है, दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट है टीचिंग के लिए वो आपका ना छूटे। यह जो वीडियो है सीटेट और टेट, टेट यानी कोई भी प्रकार का टेट, टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी जितने भी प्रकार के शिक्षक परीक्षा होंगे भर्ती के लिए या टेट के लिए, तो आपको इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉरेंस कोलबर्ग। कौन सा सिद्धांत? तो नैतिक विकास का सिद्धांत। एक सवाल यहीं से आ जाता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे लॉरेंस कोलबर्ग। निवासी कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के निवासी। यहाँ से भी सवाल पूछा गया। इनका जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु हो गई थी 1987 में। नैतिकता, जिसे मोरालिटी कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि मोरालिटी यानी नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जो पहचान होती है हमें नैतिकता के द्वारा ही होती है। बच्चा अपने परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी हम जो भी सीखते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें, सब आसपास आस पड़ोस और समाज से ही तो सीखते हैं। जैसे समाज में हम रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। प्रयोग क्या किया था इन्होंने? तो प्रयोग किया था लघु कथा वाचन। लघु कथा वाचन का मतलब हुआ छोटी छोटी कहानियां सुनाया करते थे, और कहानियों के द्वारा जो श्रोता होते थे, जो सुनने वाले थे कहानी, उनसे ये नैतिक मूल्यों के प्रश्न पूछते थे। आगे देखते हैं। इनका जो सबसे लोकप्रिय लघु कथा वो ये है। यहाँ आप जिस प्रकार तस्वीर में देख रहे हैं कि एक महिला है, और इस महिला का नाम है क्लारा। क्या नाम है इनका? क्लारा। अगर आप एक दो बार दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये जो महिला है ये यूरोप की है। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि यह एक प्रकार के विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित है। यानी ये महिला जो है, जो कि यूरोप की है, जिसका नाम क्लारा है, वो मौत के कगार पर खड़ी है, क्योंकि उन्हें एक विशेष प्रकार का कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि एक दवाई, सिर्फ और सिर्फ एक दवाई है, उससे शायद इसकी जान बच जाए। वो भी गारंटी नहीं कि बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन शायद बच जाए। वो जो दवाई थी वो एक प्रकार का रेडियम थी। हमने यहाँ पर रेडियम लिया हुआ है। रेडियम को प्रतीक जो है RA है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, इससे लाइट निकलता है अंधेरे में। और इसका जो खोज किया था शहर के एक फार्मासिस्ट ने किया था। फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो मेडिकल चलाते हैं, जो दवा वगैरह बेचते हैं। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई वाला जो था वो दवा के बदले में 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। देखिए, वो 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। कौन मांग रहा था? दवा दुकानदार। और वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था हाइंज, वो क्लारा का पति था। वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए जितने लोगों को जानता था, सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों, जितने लोगों को जानता था, सबसे कहा कि हमारा मदद कीजिए, पत्नी बीमार है, कुछ पैसे दीजिए, इलाज कराना है ना, सबको कहा। फिर भी केवल कुछ पैसे ही उधार मिले। जो दवा का दाम था ना, जो ये केमिस्ट मांगा था, फार्मासिस्ट, वो जितना पैसा मांगा था उससे आधा ही जुटा पाया वो।
क्योंकि उसको पत्नी को बचाना था। वो गया फिर से दवा दुकानदार के पास। वो बोला सुनिए ना, इस व्यक्ति से कहा रिक्वेस्ट करके सुनिए ना। उसने कहा मेरी पत्नी बीमार है, कृपया मुझे ये दवाई जो है दे दीजिए, बाद में हम आपको बाकी पैसा दे देंगे। लेकिन ये जो फार्मासिस्ट था उसने कहा कि हम इतना मेहनत करके दवा खोजे हैं, हम आपको दवा नहीं दे सकते हैं, हम इसको बेचेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अब ये क्या करता, मजबूर था। तो रात को उसने क्या किया, दुकान का ताला तोड़ करके वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। ये कहानी सुना, जो भी सुने, बच्चे सुने, उससे इन्होंने कुछ सवाल पूछा। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या पूछा? पहला सवाल पूछा, क्या हाइंज को वह दवा चुरा लेनी चाहिए थी जो चोरी किया? क्या चुराना था? पहला सवाल। दूसरा बात पूछा, क्या चोरी करना सही है कि गलत है? अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवा चोरी करके लाए? अगला है, क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवा के इतने पैसे मांगे? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, और क्यों लगाए और क्यों नहीं लगाए? इस तरह के कुछ सवाल उन्होंने पूछे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा नैतिक दुविधा यानी धर्म संकट, मोरल डायलेमा। यह शब्द को आप समझ लीजिए बढ़िया से। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे हाइंज के सामने थी, चोरी करें कि नहीं करें? अगर चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, अगर चोरी नहीं करते तो पत्नी मर जाती है। तो इसे यहाँ कहते हैं हम धर्म संकट। जैसे पिताजी ने कहा कि 6 बजे के बाद घर के बाहर कदम मत रखना बच्चों को। अब उधर मित्र कह रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, तुमको आना है 7 बजे। अब बताइए, धर्म संकट की स्थिति है। पिताजी कह रहा है 6 बजे के बाद कदम नहीं निकालना है, उधर मित्र कह रहा है कि 7 बजे बर्थडे माना। अब करे तो क्या करे? नेक्स्ट है नैतिक तर्कना। अब हम क्या करते हैं, सही और गलत में से किसी एक को ही ना चुनेंगे। हाइंज की स्थिति में आप देखिए कि उन्होंने चोरी का रास्ता चुना, उसे यही वाला रास्ता सही लगा क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसे बचाना था। तो दोनों में से कोई एक रास्ता ही हम चुन सकते हैं, इसे ही कहते हैं नैतिक तर्कना। अब कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तरों को उन्होंने फिर से 2-2 भागों में बांट दिया है। पहला स्तर है पाक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। देखिए ये हिंदी वाला थोड़ा कठिन होता है, इसलिए कृपया करके इंग्लिश वाला याद रख लें, ये वाला भी इंग्लिश में रहता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। दूसरा है रूढ़िगत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से लेकर 13 वर्ष तक। और अगला है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो कि आगे 13 वर्ष के बाद का होता है। पहला देख लेते हैं, पाक रूढ़िगत नैतिक स्तर, नैतिकता स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है, 4 से 10 वर्ष तक। इस स्तर में नैतिकता शून्य होती है। बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता है। इस स्तर के 2 भाग होते हैं। मैंने कहा था हर स्तर के 2-2 भाग होते हैं, यानी इसमें नैतिकता होती ही नहीं, बच्चों में नैतिकता होती नहीं। वो क्या सही है क्या गलत उसको नहीं पता, लेकिन वो इतना जानता है कि दंड एवं आज्ञा का पालन करना है। अगर आज्ञा पालन नहीं किए तो दंड मिलेगा, आज्ञा पालन नहीं किए तो दंड मिलेगा। बच्चों ने सोचा हाइंज को चोरी करने पर सजा मिलेगी। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता का अभिविन्यास। इसका मतलब है बच्चे के साथ जो जैसा करेगा बच्चा भी उसी के साथ वैसा। मान लीजिए, देखिए एक बच्चे ने पहले वाले बच्चे को 1 थप्पड़ मारा, दूसरे बच्चे ने भी घुमा के 1 थप्पड़ मार दिया।
फिर क्या किया, उस बच्चे ने इसका कॉपी फाड़ दिया या किताब फाड़ दिया, इस बच्चे ने भी उसका किताब फाड़ दिया, है ना। नेक्स्ट है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे समाज द्वारा बनाए गए नियमों को देखते हैं। जो हमारे समाज में नियम है कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए, जो रिसाइकलिंग पदार्थ है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, और भी कई तरह की बातें, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सुबह ब्रश करना चाहिए, कई तरह के नियम वो देखता है और उन सारे नियमों को अपने अंदर समाता है। फिर वो फैसला करता है कि कौन सा नियम अच्छा है, कौन सा नियम गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत, वो फैसला कर लेता है। जैसे अक्सर बच्चे का व्यवहार उसके माता पिता या जिसके साथ वो रहा है उसी के बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। सुबह उठा, जाओ ब्रश करो, सुबह गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलो, ये सब माता पिता से सीखता है वो और बोलता भी है। इस स्तर के भी 2 भाग होते हैं, अच्छा या अच्छी बनने की अभिविन्यास, है ना, बीइंग गुड गर्ल और बॉय ओरिएंटेशन। देखिए ये लड़का देखिए साफ सफाई कर रहा है, पेड़ पौधा लगा रहा है, पानी दे रहा है, डस्टबिन में कचरा डाल रहा है, तो अच्छा बनने की से समाज में सोचता है अच्छा काम करेंगे ना सबको शाबाशी देगा, इस तरह का। नेक्स्ट है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास। कई लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो फाइन मारेगा, क्योंकि नियम है तो चलो हेलमेट पहन लो, फाइन से बचेंगे। कारण तो ये भी तो हो सकता है कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जुर्माना देना पड़ेगा, इस तरह हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस स्थिति में बच्चे और लोग सामाजिक आदेश, कानून और न्याय तथा कर्तव्यों पर आधारित होता है, जो नियम होते हैं उसका पालन करते हैं और उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंध, समाज में जो नियम है उसकी क्या उपयोगिता है, व्यक्तिगत अधिकार, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कुछ अधिकार, कुछ नैतिक चिंतन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है। इस अवस्था में व्यक्ति सोचता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर होते हैं। कुछ जो बातें होती है वो कानून से भी ऊपर, जैसे किसी का जान बचाना, चाहे वो किसी तरह से हो, ये बहुत बड़ा काम होता है। कहता है ना, किसी की जान बचाने के लिए एक झूठ बोलना पड़े तो 100 से बढ़कर बड़ा होता है, उस तरह की बातें होती हैं। सार्वभौमिक नीति सम्मत नीतियों पर, सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को सबसे ऊंची अवस्था कहा है। इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है। यानी यहाँ पर वो नियम कानून को नहीं देखता है, इस स्थिति में वो देखता है कि मानव का अधिकार क्या है, यानी जीने का अधिकार है मानव का, है कि नहीं। तो अगर जान बचाने के लिए कुछ करना पड़े तो देखे होंगे आपने, बहुत सारे जो होते हैं, जो मानवाधिकार आयोग में काम करते हैं, वो फांसी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, रैली करते हुए आप पाए जाएंगे। भले ही उसने गलत किया है लेकिन उसे जीने का अधिकार देने के पक्षधर होते हैं वो। जब भी कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व में फंसता है, कोई भी व्यक्ति क्या करे या क्या ना करे, ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा अपने दिल की बातों को सुनता है, चाहे वो जोखिम भरा ही क्यों ना हो। आप देख लीजिए, यदि किसी को लव मैरिज करना है, वो प्यार करता है किसी से, तो ऐसे में वो कितने समाज के नियमों को तोड़ता है, वो कितना बड़ा कदम उठाता है जोखिम भरा, और वो डरता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, वो ले लेता है जोखिम। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। हम जो कर रहे हैं क्या इससे औरों को भी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है, तो अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भी सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है बस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।